नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपनी लास्ट क्लास के दरमियान हम लोगों ने आपके चैप्टर 4 की शुरुआत की थी, जिसका टाइटल था एग्जम्पशन फ्रॉम द जीएसटी, जहां पर ऑलरेडी मैं 2 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं। आज का क्लास नंबर 3 रहेगा। आज की क्लास के अंदर हम लोग काफी डिटेल में जाकर के स्टडी करने वाले हैं। जब भी आप लोग एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी की बात करते हैं तो एग्जम्पशन कितने तरीके के होते हैं, और जब भी आप लोग टाइप ऑफ एग्जम्पशन की बात करते हैं तो ये जो टाइप बनाए गए हैं उनका कोई ना कोई बेस, कोई ना कोई फाउंडेशन होगा, किसी ना किसी बेसिस पे उनके टाइप में जस्टिफाई किया होगा। तो इन तमाम तरीके की मालूमात, इस तरीके की इल्म अपने इस लेक्चर के दरमियान हम लोग हासिल करने वाले हैं। तो आप लोग मेक श्योर करके एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलिएगा। जैसे कि अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं ना, तो मैंने एग्जम्पशन फ्रॉम द जीएसटी को समझाया था, इसके मीनिंग को समझाया था, लीगल फ्रेमवर्क को हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था। उसके बाद सेकंड क्लास के अंदर हम लोगों ने टाइप ऑफ सप्लाईज अंडर जीएसटी पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने टोटल 4 तरीके की सप्लाई जो आपके सिलेबस के अंदर डाली गई है उनको पढ़ा था। जहां पे पहली सप्लाई आपकी नॉन टैक्सेबल होती है, दूसरी आपकी नील रेटेड सप्लाई होती है, तीसरी आपकी जिसको आप लोग जीरो रेटेड सप्लाई के नाम से जानते हैं, और जो चौथी सप्लाई होती है जिसको आप लोग एग्जम्प्ट सप्लाई के नाम से जानते हैं। तो दूसरी क्लास के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सप्लाई को बड़े अच्छे से काफी डिटेल में कंपैरिजन के साथ स्टडी कर लिया था। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एग्जम्पशन को लेकर के। अब देखिए, एग्जम्पशन की बात करें ना, अलग अलग पैरामीटर के बिहा पे, अलग अलग बेसिस के बिहा पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ द एग्जम्पशन की अंडर द जीएसटी, तो 2 तरीके के एग्जम्पशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने आपके सीजीएसटी एक्ट जो आपका 2017 के सेक्शन 11 के अंदर किया था, जहां पे मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 और सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2। हालांकि अभी हम लोग थोड़ा गहराई में जाकर के इस कॉन्सेप्ट को बनाने वाले हैं। यानी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग कह सकते हैं अंडर द जीएसटी एग्जम्पशन, एग्जम्पशन का मीनिंग क्या होता है? रिलीफ फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द टैक्स। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रांटेड बाय द लॉ, बाय द नोटिफिकेशन। द जीएसटी लॉ प्रोवाइडेड डिफरेंट टाइप ऑफ द एग्जम्पशन। मैंने बताया ना कि जीएसटी लॉ क्या करता है, अलग अलग तरीके के एग्जम्पशन आपको प्रोवाइड करता है, जो नेचर के ऊपर बेस्ड होते हैं, कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, और एप्लीकेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। यानी कि जब भी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जब भी टाइप्स ऑफ द एग्जम्पशन की बात करते हैं, तो हमारे जो पास है ना, अलग अलग बेस होते हैं, अलग अलग बिहा पे हम लोग उनके टाइप्स बनाते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं कंडीशन की, कुछ कंडीशन के बिहा पे भी आप लोग एग्जम्पशन की क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर आप लोग पहली कैटेगरी की बात करते हैं तो हम लोग 2 तरीके के एग्जम्पशन पढ़ने वाले हैं। एक को आप लोग एब्सोल्यूट एग्जम्पशन बोलते हो, एक को आप लोग कंडीशनल एग्जम्पशन बोलते हो। अभी अभी हम लोगों ने थोड़ा सा जिक्र किया था, अगर आप सभी को याद हो तो हमने क्या कहा था कि सर, जब भी आप लोग सीजीएसटी एक्ट की बात करते हैं, कौन से सीजीएसटी एक्ट की मैं बात कर रहा हूं? 2017 की। तो स्पेसिफिकली हम लोग कहां पे डील करने वाले हैं? हम लोग सेक्शन 11 के अंदर डील करने वाले हैं, जहां पर हमारे तमाम तरीके के एग्जम्पशन को एक्सप्लेन किया गया है। अब ध्यान ये रखना है कि सर, जब सेक्शन 11 हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे 2 सबसेक्शन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 11 का आपका 1 और 11 का आपका 2। यानी कि आपका 11 सेक्शन 11 सबसेक्शन 1, और आप लोग क्या कह सकते हैं, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। समझ में आया? सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। तो 2 तरीके के सेक्शन आपके और सबसेक्शन आपको पढ़ने हैं, जो बेसिकली कहां से रिलेट करने वाले हैं? एब्सोल्यूट एग्जम्पशन से रिलेट करने वाले हैं और कंडीशनल एग्जम्पशन से रिलेट करने वाले हैं। जब भी आपके जहन में बात आए एब्सोल्यूट एग्जम्पशन की, तो आपको याद आना चाहिए सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 है, जो आपके एब्सोल्यूट एग्जम्पशन को डिफाइन करता है, और सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 है, जो आपके कंडीशनल एग्जम्पशन को डिफाइन करता है। यानी कि मैं यहां पे ये कह सकता हूं, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पे किसका जिक्र किया गया
गया है, आपके एब्सोल्यूट एग्जम्पशन का जिक्र किया गया है। क्लियर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग कंडीशनल एग्जम्पशन की बात करते हैं। समझ में आया? तो आपको क्या याद रखना है, आप लोग कह सकते हो सर आपके कंडीशनल एग्जम्पशन की हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिक फर्क समझ में आना चाहिए कि जब भी आप लोग कंडीशनल एग्जम्पशन की बात करते हैं, जब भी आप लोग एब्सोल्यूट एग्जम्पशन की बात करते हैं, तो किन किन सेक्शन के अंदर इनका जिक्र किया गया है। सबसे जरूरी बात, अगर आप लोग एब्सोल्यूट एग्जम्पशन की बात करते हैं या कंडीशनल एग्जम्पशन की बात करते हैं, तो ये जिस बेस पे क्लासिफाई करते हैं ना, वो कंडीशन ही होता है। माने हम ऐसे एग्जम्पशन है जिनको विदाउट द कंडीशन एक तरीके से ग्रांट कर देते हैं, कुछ ऐसे एग्जम्पशन है जिनको ऑन द सम सर्टेन कंडीशन पे ग्रांट किया जाता है। तो कंडीशन के बिहाफ पे जिन एग्जम्पशन को ग्रांट किया जाता है वो कंडीशनल एग्जम्पशन कहलाते हैं, और विदाउट द कंडीशन जिन स्पेसिफिक एग्जम्पशन को ग्रांट किया जाता है उनको क्या कहते हो आप लोग? एब्सोल्यूट एग्जम्पशन कहते हो। समझ में आया? तो अगर आप लोग बेसिस की बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कंडीशंस की बात करने वाले हैं। क्लियर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहां पे कितने तरीके के आपके एग्जम्पशन हो गए हैं? पहली कैटेगरी के अंदर एब्सोल्यूट एग्जम्पशन हो गया है, और दूसरा कौन सा हो गया है? कंडीशनल एग्जम्पशन हो गया है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा सर? एब्सोल्यूट एग्जम्पशन ऐसे एग्जम्पशन होते हैं जिनको ग्रांट किया जाता है विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी शर्त के, बिना कंडीशन के जिन एग्जम्पशन को ग्रांट किया जाता है उनको क्या कहते हो? एब्सोल्यूट एग्जम्पशन कहते हो। बहुत जरूरी बात यह है, ना तो सप्लायर जीएसटी चार्ज कर सकता है और ना ही जो आपका रेसिपिटेंट है वो आपका जीएसटी पे करेगा। समझ में आया? यानी आप लोग ये कह सकते हैं जो आपका सप्लायर मस्ट नॉट चार्ज जीएसटी, सप्लायर को एब्सोल्यूट एग्जम्पशन के केस में जीएसटी चार्ज ही नहीं करना है। एंड जो आपका रेसिपेंट होता है वो कैन नॉट पे टू ऑप्शन टू पे द टैक्स। ये आपको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अब अगर आप लोग लीगल बेसिस की बात करते हैं तो अभी भी मैंने क्लियर किया, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1C जीएसटी एक्ट 2017 एब्सोल्यूट एग्जम्पशन के साथ डील करता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर हैं जिनको भी आपको थोड़ा अपने जहन में रखना है और इस चीज का इल्म रखना है कि जब भी आपके एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में सवाल आता है तो आप लोग इन की फीचर्स को वहां पे लिख के आ सके, ताकि एग्जामिनेशन को एक क्लैरिटी हो सके कि बच्चे की जो फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी डिटेल में जाकर के उसने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को पढ़ा है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आपके की फीचर्स की। तो यहां पे देखिएगा, अगर आप लोग एब्सोल्यूट एग्जम्पशन की बात करते हैं तो दिस इज द मैंडेटरी इन नेचर, और जैसा कि मैंने आपको बताया सप्लायर कैन नॉट कलेक्ट द जीएसटी, सप्लायर क्या नहीं कलेक्ट करेगा? जीएसटी कलेक्ट कर ही नहीं सकता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आपको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होता है। यहां पे जो आपका आईटीसी है अवेलेबल ही नहीं होता है। समझ में आया? तो बुनियादी तौर पे आपको एब्सोल्यूट एग्जम्पशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे हेल्थ केयर की बात कर लीजिए, एजुकेशनल सर्विसेज की बात कर लीजिए। जो हेल्थ केयर और एजुकेशनल सर्विसेज है अमूमन उनके अंदर जो एग्जम्पशन दिया जाता है वो एब्सोल्यूट एग्जम्पशन होता है, विदाउट एनी कंडीशन होता है। वो आवाम, जो भी एक जर्नल आवाम, हिंदुस्तान की जो आवाम है उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग जीएसटी इन इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बाहर देशों की बातें नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम कोटिंग द इंडिया। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब हम बात करने वाले हैं कंडीशनल एग्जम्पशन की। क्या बताया था? कंडीशनल एग्जम्पशन हमने बताया था ऐसा एग्जम्पशन जो ग्रांट होता है सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक कंडीशन। ऐसे एग्जम्पशन जो किसी एक हालात के अंदर, किसी एक सिचुएशन के अंदर, किसी एक कंडीशन के अंदर अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तभी वो एग्जम्पशन ग्रांट होंगे। वो तमाम तरीके के एग्जम्पशन क्या कहलाते हैं? वो कंडीशनल एग्जम्पशन कहलाते हैं। और कंडीशनल एग्जम्पशन का जिक्र हमारे जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 के अंदर दिया गया है। इसकी भी जिक्र हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे दोनों सेम, आई थिंक यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है? तो कंडीशनल एग्जम्पशन क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका एक स्पेशल एग्जम्पशन है और यहाँ पे क्या है आपका, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आप लोग सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेशल एग्जम्पशन आ जाता है, नोट द कंडीशनल एग्जम्पशन। माने आप लोग यहाँ पे थोड़ा इस चीज को रेक्टिफाई कीजिएगा कि यहाँ पे दोनों कंडीशनल एग्जम्पशन और एब्सोल्यूट एग्जम्पशन कहां पे मेंशन किए गए हैं? आपके सबसेक्शन 1 के अंदर ही मेंशन किए गए हैं। इस चीज को आपको अपना थोड़ा ख्याल में रखना है। यानी कि ये वाली बात ठीक है कि दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो कहां पे किया गया है? सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 के अंदर। वो मेरी मिस्टेक थी क्योंकि मैंने समझा कंडीशनल और स्पेसिफिक जो होता है ना वो दोनों जुदा जुदा है। जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे स्पेशल जो आपका बेसिकली स्पेशल एग्जम्पशन है उसको भी पढ़ने वाले हैं।
तो वो एक अलग टर्मिनोलॉजी है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग यहाँ पे बात करें ना कंडीशनल एग्जम्पशन की, और जब भी आप लोग यहाँ पे बात करें एब्सोल्यूट एग्जम्पशन की, दोनों का सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 के अंदर ही जिक्र किया गया है। अब ध्यान रखिएगा कुछ फीचर्स हैं जो कंडीशनल एग्जम्पशन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, यहाँ पे ऑप्शनल होता है, क्या सप्लायर में ऑप्ट टू पे द जीएसटी, पहली बात ये याद रखनी है। एंड कंडीशन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, यहाँ पे जो कंडीशन है वो फुलफिलमेंट होनी चाहिए, उनका स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, तभी आपका एग्जम्पशन ग्रांट होता है। और आईटीसी अलाउड ओनली इफ द टैक्स इज पेड, आईटीसी कब अलाउ किया जाएगा, जब आपने एग्जम्पशन लेकर के ना टैक्स पे किया हो, ठीक है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एग्जांपल एग्जम्पशन अवेलेबल ओनली इफ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और आप लोग क्या कह सकते हैं, एग्जम्पशन बेस्ड ऑन द वैल्यू और यूज, ठीक है, ये जो आपका एग्जम्पशन बेस्ड होता है वैल्यू और यूज के ऊपर, तो वो भी किसके अंदर आता है, वो किसका एग्जांपल है, कंडीशनल एग्जम्पशन है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके के एग्जम्पशन आपने पढ़े, एब्सोल्यूट एग्जम्पशन आप सभी ने पढ़ा, कंडीशनल एग्जम्पशन आप सभी ने पढ़ा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पे ध्यान रखिएगा सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 11 है, और सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 के अंदर दोनों का जिक्र किया गया है। पहले मैंने गलती से यहां पे 1 और 2 बता दिया था, तो आप लोग इसको जरूर रेक्टिफाई कीजिएगा। सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 ही है जो एब्सोल्यूट एग्जम्पशन को भी डिफाइन करता है, जो आपके कंडीशनल एग्जम्पशन को भी डिफाइन करता है, और इन दोनों का जो बेस रहेगा वो कंडीशन रहेगा। कुछ एग्जम्पशन जो कंडीशन के बिहा पे, कंडीशन फुलफिलमेंट के बिहा पे दिए जाते हैं, वो कंडीशनल एग्जम्पशन कहलाते हैं, और जो सभी रेगुलर जो आवाम होती है उनको अगर प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो आपके एब्सोल्यूट एग्जम्पशन कहलाते हैं। समझ में आया? यहां तक उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी मिला होगा। अब हम बात करने वाले हैं यहां पे टाइप ऑफ एग्जम्पशन अंडर द ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ इशू। ये काफी इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है, इसको मेरे साथ जरूर ख्याल में रखिएगा। जब भी आप लोग मोड ऑफ इशू की बात करते हैं, माने यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ मोड ऑफ इशू का? सर मोड ऑफ इशू का मतलब हो गया कि हमने किस तरीके से आपके एग्जम्पशन को इशू किया है, यस इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इसी बेस पे आप लोग क्लासिफाई करते हैं। जब भी आप लोग एग्जम्पशन को इशू करते हैं, जब भी जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे कोई भी आपका एग्जम्पशन प्रोवाइड किया जाता है, तो माय डियर फ्रेंड्स वो आपका दो तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। दो तरीके कौन से हैं ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तरीका है बाय द नोटिफिकेशन। आप लोग क्या कह सकते हैं, सर हमने कोई भी एग्जम्पशन अवेल किया या कोई भी एग्जम्पशन प्रोवाइड किया है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के ऊपर, तो उसका बिहाफ क्या है, नोटिफिकेशन है। या आप लोग कह सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर पास करके। आप लोग क्या कहेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर पास करके। क्या कहेंगे आप लोग, एक पर्टिकुलर ऑर्डर पास करके आपका एक, आप कह सकते हो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एग्जम्पशन दिया जाता है। या आप लोग इसको काफी किताबों में ना आप लोग इसको स्पेशल ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, स्पेशल ऑर्डर एग्जम्पशन भी कहा जाता है। तो इसी बिहा पे आप लोग एग्जम्पशन को क्लासिफाई करते हैं, यानी कि जब भी एग्जम्पशन प्रोवाइड किया जाता है तो उसको प्रोवाइड करने के बिहा पे आप लोग नोटिफिकेशन के बिहा पे या स्पेशल ऑर्डर के बिहा पे आप लोग एग्जम्पशन को क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो। तो दो तरीके के आपके एग्जम्पशन बनेंगे, एक आपका एग्जम्पशन बाय द नोटिफिकेशन बनेगा, और माय डियर फ्रेंड दूसरा आपका क्या बनने वाला है, एग्जम्पशन बाय द स्पेशल ऑर्डर या स्पेशल एग्जम्पशन के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। यानी कि दो तरीके हो गए हैं, एग्जम्पशन बाय द नोटिफिकेशन। अब ये याद रखना है, इसकी अगर आप लोग नोमेनकल्चर की बात करते हैं, क्लेचर की बात करते हैं, नोटिफिकेशन बाय द एग्जम्पशन ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा स्पेशल एग्जम्पशन की बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, नोटिफिकेशन बाय द ऑर्डर। आप लोग क्या कहेंगे, नोटिफिकेशन बाय द ऑर्डर ऐसे लिखा जाता है। लेट मी करेक्ट, एक बार मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेता हूं ताकि कोई चीज ऐसी ना छूट जाए, क्योंकि जो आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट और हम उसको मिस कर दे। एग्जम्पशन ऑर्डर बोला जाता है, ईएन होता है आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके किताब के अंदर किस तरीके से मेंशन किया इस चीज को। जब भी आप लोग यहाँ पे बात करेंगे ना आप एग्जम्पशन नोटिफिकेशन की, तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे आप लोग कहने वाले हैं एग्जम्पशन बाय द नोटिफिकेशन, ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा रेक्टिफाई कीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या कहेंगे, एग्जम्पशन बाय द ऑर्डर या स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट
किया गया है ई और ईएन के नाम से, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जब आप लोग एग्जम्पशन प्रोवाइड करते हैं, जब भी जीएसटी काउंसिल कोई रिकमेंडेशन देती है, उसके बिहाफ पे हमारे पास दो तरीके हैं, नोटिफिकेशन या ऑर्डर पास करके। अब अगर आप लोग बात करते हैं सर नोटिफिकेशन की, और नोटिफिकेशन के बिहाफ पे यानी कि एन एग्जम्पशन इशूड थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, समझ में आया। जब भी कोई भी एग्जम्पशन एक स्पेशल नोटिफिकेशन के थ्रू एक तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, ग्रांट किया जाता है या इशू किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या होता है, इशू किया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। में बता चुका हूं, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट जब कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जम्पशन इशू करता है, तो वो एग्जम्पशन क्या कहलाता है, एग्जम्पशन बाय द नोटिफिकेशन कहलाता है। अब इसकी एक बेसिक डेफिनेशन मैंने 2 पॉइंट में भी तोड़ी हुई है, जहां पे मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है द गवर्नमेंट पब्लिश है जीएसटी। यहां पे ये जीएसटी कौन पब्लिश करती है, गवर्नमेंट करती है कि जीएसटी नोटिफिकेशन के थ्रू, एंड दिस इज ए नॉर्मल एंड द कॉमन मेथड ऑफ ग्रांटिंग द एग्जम्पशन। माने नॉर्मल और कॉमन मेथड कौन सा है, नोटिफिकेशन पास करके, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहां पे अगर आप लोग एग्जम्पशन बाय द नोटिफिकेशन की बात करते हैं, तो ये भी आपका सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि मोटा मोटा आप लोग क्या कह सकते हैं सर, मोटा मोटा हम लोग ये कह सकते हैं कि सर हमने सेक्शन की बात की है, किस सेक्शन की बात की है, सेक्शन 11 की बात की है। तो सेक्शन 11 के अंदर हमारे पास 11(1) आ गया, हमारे पास दूसरा क्या आ जाएगा, 11(2) आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आज ही की क्लास के अंदर 11(3) भी मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। सेक्शन 11(1) के अंदर हम लोग किस किस की बात करते हैं, हम लोग एब्सोल्यूट एग्जम्पशन की भी बात कर लेते हैं, याद रखिएगा। हम लोग कंडीशनल एग्जम्पशन की भी बात कर लेते हैं, अलोंग विद हम लोग यहां पे आपके एग्जम्पशन बाय द नोटिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। समझ में आया, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। हाँ, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के अंदर हम लोग स्पेशल नोटिफिकेशन की बात करेंगे, स्पेशल एग्जम्पशन की बात करेंगे, इसको आपको अपने ख्याल में रखना, ठीक है। और यहां पे एक और बात याद रखनी है, मैंने पहले भी बताया था, अगर आप लोग सीजीएसटी एक्ट की बात करते हैं, तो सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो बातें सेक्शन 11 के अंदर लिखी हुई है ना, वो सेम तरीके की बातें आपके आईजीएसटी एक्ट के अंदर, अगर आप लोग सेक्शन 6 की बात करते हैं, सेक्शन 6 की बात करते हैं, तो सेम एग्जम्पशन आपके आईजीएसटी एक्ट के अंदर भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, सेक्शन 6 भी आपका यहाँ पे जिक्र होगा। अगर आप लोग बात करते हैं की फीचर्स की, तो की फीचर्स के अंदर मैंने बता दिया, ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू इसको इशू किया जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा, अप्लाई टू ए क्लास ऑफ ए गुड्स और ए सर्विस और ए पर्सन, ये काफी अहम बात रहने वाली है। अच्छा, ये जो आपका एग्जम्पशन बाय द नोटिफिकेशन है, ये आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है और ये आपका कंडीशनल भी हो सकता है, इस बात को आपको ख्याल में रखना। एग्जांपल के लिए आप लोग क्या कह सकते हैं, एग्जम्पशन टू द हेल्थ केयर सर्विसेज, एग्जम्पशन टू द एजुकेशनल सर्विसेज, एग्जम्पशन टू अनब्रांडेड फूड आइटम। समझ में आया, ये सब किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, एग्जम्पशन बाय द नोटिफिकेशन। माने यहाँ पे जो एग्जम्पशन आपको दिया जाता है ना, वो स्पेसिफिकली एक नोटिफिकेशन पास करके बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ एग्जम्पशन बाय द नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं एग्जम्पशन बाय स्पेशल ऑर्डर। आप लोग क्या कहेंगे, स्पेशल ऑर्डर के थ्रू ग्रांट किया जाता है, यानी कि एक ऐसा एग्जम्पशन जो ग्रांट किया जाता है बाय स्पेशल ऑर्डर इन एक्सेप्शनल और स्पेशल सर्कमस्टांसेस। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिन सिचुएशन में हमें कोई स्पेशल ऑर्डर पास करना होता है। क्या पास करना होता है, हम मतलब मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या पास करना होता है, स्पेशल ऑर्डर पास करना होता है, जिसके बिहार पे जो एग्जम्पशन दिया जाता है उसको आप लोग स्पेशल एग्जम्पशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग, इसको स्पेशल एग्जम्पशन। याद रखना, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको स्पेशल एग्जम्पशन के नाम से जाना जाता है। और हम लोग इसका जो नोमेनक्लेचर करते हैं वो ईओ करते हैं, एग्जम्पशन बाय द ऑर्डर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसका जो जिक्र है ना, ये काफी अहम रहने वाला है, सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 के अंदर रहने वाला है। अभी तक जितने भी एग्जम्पशन आपने पढ़े, सबका जिक्र 11(1) के अंदर था, इसका जिक्र कहां पे होगा, सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के अंदर होने वाला है, ठीक है। अब ये एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी निकाला जा सकता है, स्पेशल एग्जामिशन की बात करते हो, या कोई एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ ए पर्सन के लिए भी निकाला जाता है। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ग्रांटेड इन एक्सेप्शनल सिचुएशन मैंने बता दिया, एंड यूजुअली टेम्परेरी और एक केस स्पेसिफिक, ये काफी अहम शब्द है। ये जो है ना, ये जो एग्जामिशन है ये परमानेंट एग्जामिशन नहीं होता है। जर्नली अमूमन अगर आप लोग कहेंगे तो ये आपका टेम्परेरी होता है, या कुछ स्पेशल केसेस के अंदर, स्पेसिफिक केसेस के अंदर ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर आप लोग नेचुरल डिजास्टर के दरमियान एग्जामिशन टू रिलीफ मटेरियल, ठीक है ना, आपका जो एग्जामिशन है टू रिलीफ मटेरियल ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर, तो ये एक स्पेशल एग्जामिशन की कैटेगरी में आता है। एंड एग्जामिशन टू ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ह्यूमैनिटरी वर्क, ठीक है ना, तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, ये आपके स्पेशल एग्जामिशन की कैटेगरी में आता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग माय डियर फ्रेंड्स आपके एग्जामिशन के टाइप को क्लासिफाई करते हैं। बहुत बेसिक बातें हमने जिक्र की है। टाइप ऑफ एग्जामिशन के अंदर आपका सेक्शन 11, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 हम लोगों ने पढ़ा, और सेक्शन अभी तक तो हम लोगों ने 2 पढ़ा है, 3 भी हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट एग्जामिशन, कंडीशनल एग्जामिशन हमने पढ़ा, एग्जामिशन बाय द नोटिफिकेशन, एग्जामिशन बाय द ऑर्डर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब आप लोग थोड़ा आगे और प्रोसीड करते हैं, तो उससे पहले हम लोग इसका एक कंपैरिजन देख लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग बात करते हैं एग्जामिशन बाय द नोटिफिकेशन की, अभी मैंने बताया था सर एग्जामिशन बाय नोटिफिकेशन का नॉमन कल्चर कुछ इस क्लचर इस तरीके से किया जाता है, और एग्जामिशन बाय द ऑर्डर को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, एक शॉर्ट कंपैरिजन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ, पढ़िए इसको फटाफट से। हमारे सामने लिखा हुआ है मोड ऑफ इशू। मोड ऑफ इशू के अंदर क्या है, आप क्योंकि ये नोटिफिकेशन से आपका पास किया जाता है, इशू किया जाता है, ये एक स्पेशल ऑर्डर से इशू किया जाता है। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो जर्नल के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये स्पेसिफिक के ऊपर एप्लीकेबल होता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। नेचर की बात करते हैं तो नॉर्मल होता है या रेगुलर होता है, ये एक्सेप्शनल होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कवरेज की बात करते हैं तो गुड्स, सर्विसेज और क्लास आ जाता है। पर्सन की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे पर्सन और स्पेसिफिक केस आता है। यहाँ पे मैंने बता दिया सेक्शन की बात करें तो ये किस में आता है, 1 के अंदर आता, और आपका स्पेसिफिक ऑर्डर वाला 11(2) के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद कर लेना है, ज़हन में रखना है, चीजें आसान रहेंगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आपको पढ़ना है रेट्रोस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन इन एग्जामिशन। रेट्रोस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग कहते हैं पहली कैटेगरी आती है प्रोस्पेक्टिव, और एक होती है आपकी रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो क्या है हमारे पास प्रोस्पेक्टिव, आप लोग क्या कहेंगे सर हमारे पास कौन सी कैटेगरी है, प्रोस्पेक्टिव वाली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी आप लोग क्या कह सकते हैं, सर हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर इस रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है। लेट अस से मैंने कहा हमारी जो जैसे जीएसटी लगा, आप लोगों ने देखा होगा एक्सेप्शन अंडमान एंड निकोबार, जो जीएसटी एग्जिस्टेंस में आया वो आपका कब आया था, अगर आप सभी को याद हो तो मैं आपको बताता चलूं, मैंने पढ़ाया भी था, आपका 1 जुलाई की बात थी, 2017 की बात थी, ठीक है ना। अब इससे पहले क्या चलता था, इससे पहले अलग अलग तरीके के हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस हिंदुस्तान के अंदर लगते थे। अब इस डेट के बाद जो भी कैलकुलेशन होगी, जो भी टैक्स जाएगा वो किसके अंदर जाएगा, जीएसटी के अंदर जाएगा, ठीक है। यानी कि एक कानून पास किया गया और उसकी एक डेट रखी गई, उस डेट के आगे फ्यूचर में जब आप लोग इसको फॉलो करते हैं ना तो क्या कहलाता है, प्रोस्पेक्टिव कहलाता है। लेकिन अगर आप लोग बैकवर्ड की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, पास्ट के अंदर अगर आपको कोई एक्सेप्शन दे दिया जाता है तो क्या कहलाता है, रेट्रोस्पेक्टिव कहलाता है। समझ में आया, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब जिस डेट को वो आपका नोटिस इशू हुआ था उस पर्टिकुलर एग्जामिशन को लेके, उससे पीछे भी उसका इंप्लीमेंटेशन होता है, उससे पीछे की डेट में भी आपको एग्जामिशन दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, रेट्रोस्पेक्टिव कहलाता है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, रेट्रोस्पेक्टिव एग्जामिशन मींस द एग्जामिशन दैट गिवन विद ए इफेक्टिव फ्रॉम ए पास्ट डेट। किससे दिया जाता है, जो आपकी पास्ट डेट से इफेक्टिव माना जाता है। इट एप्लीकेबल बैकवर्ड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। डेट ऑफ नोटिफिकेशन से अगर हुआ ना तो क्या कहलाएगा, वो प्रोस्पेक्टिव कहलाएगा। अगर पास्ट में चले गए, डेट ऑफ नोटिफिकेशन के पास्ट में चले जाते हो, पहले अगर आप लोग उसको इंप्लीमेंट करते हो तो क्या कहलाता है, प्रोस्पेक्टिव कहलाता है, सॉरी रेट्रोस्पेक्टिव कहलाता है। गवर्नमेंट सेज दिस सप्लाई विल बी ट्रीटेड एज ए एग्जम्प्टेड फ्रॉम एन अर्लियर डेट। ध्यान रखिएगा,
अर्लियर डेट से अगर आप लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो ये सिंपल सा लफड़ा है, इसको आप लोग याद करिएगा, जिसको क्या बोलते हो, रेट्रोस्पेक्टिव लीगल प्रोविजन। ये काफी अहम बात है। अगर आप लोग रेट्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं तो ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। सर जब भी आप लोग रेट्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं ना, तो रेट्रोस्पेक्टिव का जो डिस्कशन है वही आपके सीजीएसटी एक्ट के आप लोग सेक्शन 11 की बात करेंगे और सबसेक्शन 3 की बात करने वाले हैं। समझ में आया? सेक्शन 11 के सबसेक्शन 3 की बात करेंगे तो रेट्रोस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन ही दी गई है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा, काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी कंडीशन क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव एग्जम्पशन कैन नॉट बी ग्रांटेड बियॉन्ड द डेट ऑन विच द जीएसटी केम इनटू द फोर्स। जीएसटी कब आया था आपका? 1 जुलाई 2017 को आया था। अब जो रेट्रोस्पेक्टिव एग्जम्पशन है ना, इस 1 जुलाई 2017 से पीछे नहीं जाएगा, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यानी कि आप लोगों का इंप्लीमेंटेशन डेट से पहले पहले ही रखेगा ये एग्जम्पशन को। ठीक है, इस बात को आपको ख्याल में रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा, वाई रेट्रोस्पेक्टिव इज गिवन, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे जेन्युइन हार्डशिप जो टैक्स पेयर की है उसको रिमूव करना है, अनइंटेंडेड टैक्स बर्डन को यहाँ पे करेक्ट करना है, क्लैरिफाई करना है एम्बिग्यूटीज इन द लॉज को, और आपका अननेसेसरी लिटिगेशन को अवॉइड करना। ठीक है, कुछ बेसिक बात है, पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएंगे। इशू बाय द नोटिफिकेशन, ये भी किससे रिलीज किया जाता है? नोटिफिकेशन से इशू किया जाता है। ये पास्ट डेट में अप्लाई होता है। एंड ग्रांटेड टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ये किसमें होता है? पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। नोट इन द स्पेशल केसेस कैन नलिफाई टैक्स लायबिलिटी फॉर द पास्ट पीरियड, पास्ट पीरियड के लिए ये जो आपकी टैक्स लायबिलिटी उसको नलिफाइड कर सकता है। नो रिफंड इफ टैक्स ऑलरेडी पेड, याद रखिएगा, अगर आपका टैक्स ऑलरेडी पेड है तो यहाँ पे कोई रिफंड आपको नहीं मिलने वाला है। इन शॉर्ट में अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग एब्सोल्यूट एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सेकंड नंबर पे किसकी बात की है सर? हमने सबसे सेकंड नंबर पे हम लोगों ने आपके कंडीशनल एग्जम्पशन की बात की है। तीसरे नंबर पे आपने किसकी बात की है? एग्जम्पशन बाय द नोटिफिकेशन, तो मैं इसको एग्जम्पशन बाय द नोटिफिकेशन लिख देता हूं। फोर्थ नंबर पे आपने बात की है एग्जम्पशन बाय द स्पेशल ऑर्डर, और फिफ्थ नंबर पे आपने किसकी बात की है? आपने रेट्रोस्पेक्टिव की बात की है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? एक आपका रेट्रोस्पेक्टिव नोटिफिकेशन आता है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है सर कि ये जो आपका एब्सोल्यूट एग्जम्पशन है ये भी आपके सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 के अंदर है, ये भी आपका सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 के अंदर है, ये भी आपका ये जो आपका नोटिफिकेशन के थ्रू जो आप लोग निकालते हैं ये भी आपका सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के अंदर आता है। अब आप लोग स्पेशल नोटिफिकेशन की बात करते हैं, स्पेशल एग्जम्पशन की बात करते हैं, तो ये वाला जो एग्जम्पशन है सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 के अंदर आता है, और रेट्रोस्पेक्टिव वाला आपके सेक्शन 11 के सबसेक्शन 3 के अंदर आता है। और ये किसके एग्जम्पशन है? ये स्पेशल, ये आपके सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? सीजीएसटी एक्ट 2017 के क्या रहने वाले हैं? ये एग्जम्पशन रहने वाले। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो बहुत बेसिक बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं। ये थोड़ा सा आप लोग एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, कुछ बेसिक एग्जांपल मैंने दिए हैं। और यहाँ पे इफेक्ट ऑन टैक्स पेयर, जब आप लोग रेट्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंपेरिजन मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है? प्रोस्पेक्टिव। ठीक है ना, ये क्या है? आपका रेट्रोस्पेक्टिव। अब यहाँ पे इफेक्ट की बात करते हैं, तो जब वो आपका लो एग्जिस्टेंस में आया था, जब आपका वो जो आपका इंप्लीमेंटेशन रहा था, फ्यूचर डेट, उसकी फ्यूचर डेट में प्रोस्पेक्टिव कहलाएगा, पास्ट डेट में रेट्रोस्पेक्टिव कहलाएगा। नॉर्मल रूल यस, और यहाँ पे आपका एग्जम्पशन केस रहता है। रेट्रोस्पेक्टिव के केस में लीगल सेक्शन आपका 1 रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा? 3 रहेगा, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। पर्पज यहाँ पे पॉलिसी डिसीजन रहता है, यहाँ पे रिलीफ या करेक्शन रहता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जिनको अगर आप लोग अपने जहन में रखेंगे तो बड़े प्यार से आप लोग इन चीजों को टैकल कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द टाइप ऑफ एग्जम्पशन, और कितने तरीके के टाइप ऑफ एग्जम्पशन हम लोगों ने पढ़ लिए, ये मैं क्लैरिफाई यहां पे कर चुका हूं। ठीक है, तो इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा नहीं जाता है, और इससे बाहर हमें पढ़ना भी नहीं है। अननेसेसरी चीजें हम लोग कभी नहीं पढ़ेंगे, ना मैं आपको पढ़ाता हूं। हम केवल उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बुक के अंदर, आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस के अंदर कवर की जाती है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपकी तीसरी क्लास थी चैप्टर 4 एग्जम्पशन फ्रॉम द जीएसटी को लेकर के, आपको क्लास पसंद आई होगी, सेशन समझ आया होगा। सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तो सोल दी बाय, स्टिल कीप लर्निंग।